नमस्कार दोस्तों, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल लर्निंग बेसिक इकोनॉमिक्स विद रिचा मैम। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये लॉ प्रोडक्शन से रिलेटेड है और जब प्रोडक्शन किया जाता है तो उसमें दो कॉन्सेप्ट आते हैं, इनपुट और आउटपुट, और इनका आपस में प्रोपोर्शन ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है आउटपुट की क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए। तो यहाँ पर जब इनपुट लगाया जाता है तो हमें आउटपुट भी मिलेगा, लेकिन किस प्रोपोर्शन में और किस तरीके से मिलेगा ये हम इन लॉज के हिसाब से देखते हैं। तो इस चीज़ को या इनके इस रिलेशनशिप को हम प्रोडक्शन फंक्शन में स्टडी करते हैं। और ये प्रोडक्शन फंक्शन टाइम के बेसिस पर अगर देखा जाए तो दो तरीके का हो जाता है, लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन। तो जो आज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस है ये शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है, मतलब बहुत छोटे टाइम पीरियड में हम इसको स्टडी करते हैं। तो अब इसमें इसका मीनिंग आता है कि द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस states that as the quantity of one factor is increased, keeping the other factors fixed, the marginal product of that factor will eventually decline. That means short run है, कम टाइम है प्रोडक्शन के लिए, तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि हम सारे फैक्टर्स की क्वांटिटी को शॉर्ट रन में इंक्रीज़ कर पाएंगे। तो इसलिए हम मान लेते हैं कि सारे फैक्टर्स कांस्टेंट हैं, यानी कि शॉर्ट रन में कांस्टेंट हैं, जिन्हें बढ़ाना पॉसिबल नहीं है, जबकि कुछ फैक्टर्स को, यानी कि यहाँ पर हमने एक फैक्टर लिया है जिसको हम शॉर्ट रन में बढ़ा पाते हैं। तो उसका रिजल्ट ये होता है कि जो आउटपुट है वो उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ता जो कि बढ़ना चाहिए या जो एक्सपेक्टेड है। क्यों? क्योंकि हमने बाकी सारे फैक्टर्स को तो कांस्टेंट रख दिया कि सारे फैक्टर्स कांस्टेंट हैं बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन ऑफ टाइम, और टाइम कम है, केवल हम एक फैक्टर को इंक्रीज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली प्रोडक्शन बढ़ेगा, लेकिन उस हिसाब से नहीं बढ़ेगा जिससे बढ़ना चाहिए। और वैसे इसमें ये अलग अलग तरीके से बढ़ता है जिसको हम इस लॉ में आगे स्टडी करेंगे। तो दिस मीन्स दैट up to the use of a certain amount of variable factor, marginal product of the factor may increase and after a certain stage, ये बहुत important है कि एक point के बाद ऐसा आता है कि it starts diminishing. When the variable factor becomes relatively abundant, the marginal product may become negative. मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव होने का मतलब है कि जो वेरिएबल फैक्टर है या जिसे हम इंक्रीज कर रहे हैं उसे हम बहुत ज़्यादा बढ़ा चुके हैं, और बाकी फैक्टर्स के साथ आपका उसका जो प्रोपोर्शन है वो गड़बड़ा रहा है। एज वन इनपुट वैरीज एंड ऑल अदर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। भाई सही बात है, अगर हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हमें सारे इनपुट्स को बढ़ाना चाहिए, लेकिन शॉर्ट रन है, पॉसिबल नहीं है हम सबको बढ़ा पाए, तो कुछ को हम बढ़ा रहे हैं, तो कुछ को या एक फैक्टर को बढ़ाने का फ़ायदा हमें एक लिमिट तक तो मिलेगा। प्रोडक्शंस बढ़ते जाएंगे हमारे, चाहे वो एवरेज प्रोडक्शन है, टोटल प्रोडक्शन है या मार्जिनल है। लेकिन अगर एक ही फैक्टर बढ़ता चला जाए, जैसे मशीनरी है, मशीनरी पे हम केवल लेबरर्स को बढ़ाते चले जाएं, तो मशीन की एक कैपेसिटी होगी, वहाँ तक तो मशीन का प्रोडक्शन बढ़ेगा, लेकिन अगर हम केवल लेबरर्स को बढ़ाते ही चले जाएं जो कि हमारा वेरिएबल फैक्टर, और मशीन हमारी एक ही है, तो एक लिमिट के बाद वो नहीं बढ़ेगा, इवन वो घटने लगेगा, जिसको हमने कहा कि मार्जिनल प्रोडक्ट विल स्टार्ट डिमिनिशिंग। तो यहाँ पर वही है, एज वन इनपुट वैरीज एंड ऑल अदर रिमेन्स कांस्टेंट, द फैक्टर रेशियो और द फैक्टर प्रोडक्शन वैरीज। लेट्स लुक एट द एग्जाम्पल। देखो, सपोज वी हैव अ लैंड यानी कि फिक्स्ड फैक्टर जिसको हम इंक्रीज नहीं कर सकते हैं शॉर्ट रन में, मेजरिंग 1 हेक्टेयर, वी ग्रो वीट ऑन इट विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल फैक्टर दैट इज लेबर। तो लेबर को हमने वेरिएबल फैक्टर मान लिया और लैंड को फिक्स्ड फैक्टर। अकॉर्डिंगली द प्रपोर्शन बिटवीन लैंड एंड लेबर विल बी 1:4। इनका प्रपोर्शन हमारा प्रेजेंट में ये है 1:4। अब if the number of laborers is increased to 8, लैंड तो हमने बढ़ाया नहीं, वो हमारा फिक्स फैक्टर हो गया,
केवल लेबरर्स को हमने बढ़ा दिया, वो 4 की जगह हमने 8 कर दिए। The new proportion between labor and land will be 1:8। तो जो proportion है वो हमारा अब चेंज हो गया पहले, क्योंकि यहाँ पर देखो हम सिर्फ एक फैक्टर को बढ़ा रहे हैं, सबको नहीं बढ़ा रहे हैं, तो उनका प्रोपोर्शन तो डेफिनेटली बदलेगा ही बदलेगा। और इसीलिए इस लॉ के नाम में ही है ये कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, के जो प्रोपोर्शन है वो वेरी करेंगे। तो यहाँ पर जो नया प्रोपोर्शन बनता है एक फैक्टर को इंक्रीज करने से, वो बन जाता है 1:8। तो ड्यू टू द चेंज इन द प्रोपोर्शन ऑफ फैक्टर्स there will be also emerge a change in total output at different rates। अब यहाँ पर टोटल आउटपुट में चेंज आएगा या बढ़ेगा, लेकिन विद डिफरेंट रेट्स, क्योंकि यहाँ पर ये डिपेंड करता है कि हम वेरिएबल फैक्टर को किस स्टेज में बढ़ा रहे हैं, किस पॉइंट पे उसको इंक्रीज कर रहे हैं। डेफिनेशंस है as the proportion of the factor in a combination of factors is increased after a point. First, the marginal and then the average product of the factor will diminish. Samuelson कहते हैं an increase in some inputs relative to other fixed inputs will in a given state of technology cause output to increase, but after a point the extra output resulting from the same additions of extra inputs will become less and less। यानी कि जब हम एक फैक्टर को कांस्टेंट रख रहे हैं और एक को वेरिएबल रख रहे हैं, तो पहले तो प्रोडक्शन तेजी से बढ़ेगा क्योंकि हमें बेनिफिट मिलेगा, जो फिक्स फैक्टर है उसका हम अच्छे से यूज़ कर पाएंगे ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर को काम पे लगा के। लेकिन उसके बाद अगर हम वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते ही जाएंगे तो अब हमें उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा, उतना प्रोडक्शन हमारा नहीं बढ़ेगा, वो पहले से कम बढ़ेगा और एक पॉइंट के बाद घटने भी लगेगा। तो यहाँ पर हम जो अजम्पशंस लेंगे इस लॉ को पढ़ने से पहले, टेक्नोलॉजी को हम कांस्टेंट मान लेंगे कि जो है वही बनी रहेगी, कांस्टेंट स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अदर फैक्टर्स, यानी कि सिर्फ एक हमें वेरिएबल रखना है, बाकी सबको हम फिक्स्ड मानेंगे। पॉसिबिलिटी ऑफ वैरिंग द फैक्टर प्रोपोर्शंस, यानी कि जो वेरिएबल फैक्टर है उसको बढ़ाना घटाना आसान है, आसानी से हम कर सकते हैं, तभी प्रोपोर्शंस चेंज होंगे। और होमोजेनियस फैक्टर यूनिट्स, यानी कि जो वेरिएबल फैक्टर है उसकी हम एक एक करके यूनिट बढ़ा रहे हैं या एक स्पेसिफिक अमाउंट में उसे इंक्रीज कर रहे हैं, तो हर यूनिट उसकी सेम प्रोडक्टिविटी वाली होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक यूनिट की तो प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है और दूसरे की बहुत कम है। और ओबियसली ये लॉ हमारा शॉर्ट रन से रिलेटेड है। अब ये पूरा लॉ इस एक टेबल में समझाया हुआ है। इसमें देखिए फर्स्ट कॉलम विच इज शोइंग यूनिट्स ऑफ लैंड, जिसको हमने माना है फिक्स्ड फैक्टर, तो जो हमने फर्स्ट कॉलम में लिया है वही लास्ट तक है क्योंकि ये फिक्स्ड है, इसके अमाउंट में कोई चेंज नहीं हुआ है। सेकेंड कॉलम में हमने लिया यूनिट्स ऑफ लेबर, और लेबर हमारा वेरिएबल फैक्टर है जिसको हमने लगातार इंक्रीज किया है, 1 2 3 4 ये इंक्रीज हो रहा है, तो ये इनका प्रपोर्शन लगातार बदल रहा है फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर का। अब हम आते हैं टोटल प्रोडक्शन पे। जब हम इस तरीके से वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करते चले जाते हैं तो टोटल प्रोडक्शन किस तरीके से इंक्रीज होता है। तो अब इसमें देखिए समझने वाली चीज़ है कि इन द इनिशियल स्टेज, स्टार्टिंग में टोटल प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज होता है 20, 50, 90, 120। अब समझने वाली चीज़ ये है कि बढ़ तो रहा है, लेकिन बढ़ने के साथ साथ इसका रेट ऑफ इंक्रीज भी बढ़ रहा है। पहले कितना इंक्रीज हुआ है, ये 20 है, 20 के बाद 30 इंक्रीज हुआ है क्योंकि 20 और 50 का डिफरेंस है 30, और उसके बाद ये 40 इंक्रीज हुआ है, यानी कि इसके जो डिफरेंसेस हैं वो हर बार इंक्रीज होते हुए हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि टोटल प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग रेट। अब यहाँ पे जो लैंड था इसमें मान लीजिए 10 लोगों की या 6 लोगों की ज़रूरत है, पहले केवल 1-2 लोग लगे हुए थे, फिर लगातार हम वेरिएबल फैक्टर को बढ़ा रहे हैं तो हम इस लैंड का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं।
अच्छे से इस पे काम कर पा रहे हैं, इसको यूज़ कर पा रहे हैं, तो प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो टोटल प्रोडक्शन इज़ इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग रेट, बढ़ रहा है और साथ में जो डिफरेंसेस हैं बढ़ते हुए हैं। अब जितने लगभग हम इसका अच्छे से यूटिलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं और फिर भी हम अब वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो स्टिल टोटल प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग, बट अब ये उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है जितना कि पहले बढ़ रहा था। तो 90 के बाद अब यहाँ पर ये बढ़ के हो जाता है 120, यानी कि कितना इंक्रीज हुआ, 30 का डिफरेंस आया, फिर 140, फिर 150। यहाँ पर भी टोटल प्रोडक्शन बढ़ रहा है लेकिन विद डिमिनिशिंग रेट, हर बार पहले से कम बढ़ रहा है। तो यहाँ पर 40 के बाद जो डिफरेंस है वो 30, फिर 20, फिर 10, और ये हमारी अब थर्ड स्टेज एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अब हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर चुके हैं पूरी तरह लैंड का, अब उसमें बिल्कुल नहीं प्रोडक्शन बढ़ सकता, लेकिन फिर भी हम उसमें वेरिएबल फैक्टर बढ़ाए चले जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाएंगी, जिसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ने की जगह घट जाएगा। तो यहाँ पे हमने एक और यूनिट ऑफ लेबर इंक्रीज किया, 8 किया उसके संख्या को, तो प्रोडक्शन 150 से घट के अब हो गया 140, जो कि एक अच्छी कंडीशन नहीं है। और यहाँ पे नॉर्मली कोई भी मैन्युफैक्चरर या कोई भी एंटरप्रेन्योर प्रोडक्शन नहीं करता है। तो इसमें 3 फेजेस हैं। टोटल प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग रेट, इट इज इंक्रीजिंग विद डिमिनिशिंग रेट, और थर्ड है व्हेन इट स्टार्ट्स डिमिनिशिंग। नाउ वी कम टू एवरेज प्रोडक्शन। एवरेज प्रोडक्शन को हम टोटल प्रोडक्शन को यूनिट ऑफ लेबर से डिवाइड करके निकाल सकते हैं, जैसे 20 डिवाइडेड बाय 1, 50 डिवाइडेड बाय 2, 90 डिवाइडेड बाय 3। तो ये हमारा एवरेज प्रोडक्शन निकल आता है। यहाँ पर हम देखें तो जो एवरेज आप कहीं भी पढ़ो, चाहे एवरेज प्रोडक्शन हो, एवरेज कॉस्ट हो, एवरेज रेवेन्यू हो, कुछ भी हो, उसकी टेंडेंसी हमेशा धीरे चेंज होने की होती है। ये हमेशा धीरे धीरे ही बढ़ता है, धीरे धीरे ही घटता है, और नॉर्मल कंडीशंस में कभी भी ज़ीरो या नेगेटिव होता ही नहीं है। तो स्टार्टिंग में ये इंक्रीज़ होता है, क्योंकि जैसे अगर हम देखें स्टार्टिंग में लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स काम कर रहे हैं, टोटल प्रोडक्शन हमारा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। यहाँ पर एवरेज प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन बहुत धीरे धीरे, इट इज़ इंक्रीजिंग 20, 25, 30, और एक पॉइंट पर जाकर ये कांस्टेंट हो जाता है, 30 के बाद 30 ही है, और उसके बाद भी जब वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज़ होता जाता है तो ये अब घटना स्टार्ट हो जाता है। अब ये होता है 28, 25, 21.3, मतलब जो चेंजेस आएंगे एवरेज प्रोडक्शन में वो बहुत स्लो चेंजेस होंगे, चाहे वो बढ़ने की तरफ हो या घटने की तरफ हो। थर्ड हमारा आता है मार्जिनल प्रोडक्शन। मार्जिनल प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से चेंज होने वाला होता है। मार्जिनल प्रोडक्शन को कैलकुलेट करने के लिए हम टोटल प्रोडक्शन में से हर वैल्यू से उसकी ऊपर वाली वैल्यू को डिडक्ट कर देते हैं, जैसे 20 माइनस 0, 50 माइनस 20, 90 माइनस 50। तो ये हमारी यानी कि सीधी सी चीज़ है, जो टोटल प्रोडक्शन के डिफरेंसेस है वो हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन है। अब ये मार्जिनल प्रोडक्शन पहले तेज़ी से बढ़ता है, फिर घटता है और फिर नेगेटिव हो जाता है। तीनों प्रोडक्शन में 3-3 फेजेस हैं, लेकिन ये बात अलग है, थोड़ा आगे पीछे वो होती हैं। मार्जिनल और टोटल की साथ साथ होती हैं। जब देखो टोटल प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीजिंग रेट यानी कि जो डिफरेंसेस है वो क्या है, वही मार्जिनल है। तो मार्जिनल वहाँ पे तेज़ी से बढ़ रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है। और व्हेन टोटल प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग विद डिमिनिशिंग रेट, यानी कि इसके डिफरेंसेस घटते हुए, दैट मीन्स मार्जिनल प्रोडक्शन घट रहा है। व्हेन टोटल प्रोडक्शन इज मैक्सिमम, मार्जिनल प्रोडक्शन इज ज़ीरो, और उसके बाद ये घटने लगता है। जब टोटल प्रोडक्शन घट रहा है, इसका मतलब है कि मार्जिनल प्रोडक्शन नेगेटिव है। नेगेटिव मीन्स हमने एक यूनिट बढ़ाई और प्रोडक्शन बढ़ने की जगह घट गया, तो वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। अब इन तीनों प्रोडक्शंस की बेसिस पर ही हम स्टेजेस को डिफाइन करते हैं। तो फर्स्ट स्टेज हमारी उस पॉइंट पर होती है, उस पॉइंट तक होती है जहाँ पर कि एवरेज प्रोडक्शन मैक्सिमम है। दूसरी कंडीशन, जिस पॉइंट पर एवरेज और मार्जिनल एक दूसरे के बराबर होते हैं।
तो ये इस पॉइंट पर यानी कि 4th यूनिट ऑफ लेबर पे हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो यहाँ तक ये फर्स्ट स्टेज है। और यहाँ पर इस फर्स्ट स्टेज को हम बोलते हैं लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, क्योंकि तीनों ही तरह के प्रोडक्शन हमारे यहाँ पर बढ़ रहे हैं, लगभग बढ़ रहे हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिया एमपी इज ग्रेटर देन एपी। देखो एमपी और एपी का रिलेशन है कि जब दोनों बढ़ते हैं तो मार्जिनल की स्पीड बढ़ने की ज़्यादा होती है, इसलिए उसकी वैल्यू हमेशा एवरेज से ज़्यादा होगी। और जब घटते हैं तो दोनों ही घटते हैं, लेकिन घटने की स्पीड भी मार्जिनल की ही ज़्यादा होती है, इसलिए उसकी वैल्यू एवरेज से भी कम हो जाती है। कम क्या, वो -0 कुछ भी हो सकता है, जबकि एवरेज 0 तक कभी भी नहीं पहुंचता है। तो सेकंड फेज में हम देख रहे हैं कि जहां पर टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम हो जाता है या मार्जिनल प्रोडक्शन 0 हो जाता है, वहां तक हमारी सेकंड स्टेज होती है, यानी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। अब यहाँ पे हमें कुछ प्रोडक्शंस घटते हुए दिखने लगते हैं, कुछ क्या, लगभग सभी घटने लगते हैं। और जिस पॉइंट पर टोटल प्रोडक्शन हमारा घटने लग जाए या मार्जिनल प्रोडक्शन हमारा नेगेटिव हो जाए, वो थर्ड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन होती है, जिसको कि हम कहते हैं लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। अब कोई भी प्रोडक्शन करेगा तो वो पर्सन फर्स्ट स्टेज में तो करेगा ही करेगा, बहुत फ़ायदा है, थोड़ा सा बस वेरिएबल फैक्टर बढ़ाओ और सारे ही प्रोडक्शन बढ़ रहे हैं, टोटल, एवरेज, मार्जिनल। सेकेंड फेज में प्रॉफिट्स कुछ कम हो जाते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि प्रॉफिट्स हैं तो यहाँ पर भी वो लोग अपने प्रोडक्शन को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन जो थर्ड स्टेज है, इसमें कोई भी पर्सन प्रोडक्शन करना पसंद नहीं करेगा। सीधी सी चीज़ है कि हमारी कॉस्ट हमने बढ़ाई और प्रोडक्शन बढ़ने की जगह घट गया, तो हम कभी भी इस 8th यूनिट को अपने काम पर नहीं लगाएंगे। 7th यूनिट वॉज द लिमिट, यहाँ तक वो इंक्रीज या कोई भी पर्सन इंक्रीज कर सकता है अपने प्रोडक्शन को, इस पॉइंट के बियॉन्ड वो नहीं करेगा। इसी चीज़ को जब हम ग्राफ से एक्सप्लेन करते हैं तो देखिए वाई एक्सिस पे हमने तीनों तरीके के प्रोडक्शन ले लिए, टोटल, एवरेज एंड मार्जिनल प्रोडक्शन, और ओ एक्स एक्सिस पर हमने लिया वेरिएबल फैक्टर जो कि हमारा लेबर है। तो जब हम इस लेबर को इंक्रीज करते हैं तो सबसे पहले हम लेते हैं टोटल प्रोडक्शन को। टोटल प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज, देखो टोटल प्रोडक्शन में हमने 3 फेजेस पढ़े थे कि पहले वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है, फिर डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होता है, और आफ्टर ए पॉइंट इट स्टार्ट्स डिमिनिशिंग। तो इसको हम ऐसे बिल्कुल सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि टोटल प्रोडक्शन पहले तेज़ी से बढ़ता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है और फिर घटने लगता है। तो ये फर्स्ट फेज़ है जहाँ पर कि टोटल प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ता है या इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। और यहाँ पर अगर हम मार्जिनल को लें, क्योंकि मार्जिनल का इसके साथ रिलेशन है, जिस पॉइंट तक ये इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है उस पॉइंट तक मार्जिनल हमारा केवल बढ़ता है। ये देखिए यहाँ पर ये इंक्रीज हुआ है मार्जिनल प्रोडक्शन। अब इसके बाद टोटल प्रोडक्शन का रेट चेंज हुआ, भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, यानी कि इट इज़ इंक्रीजिंग विद डिमिनिशिंग रेट। तो इस तरीके से आया। और यहाँ पर जब हम देखते हैं टी पॉइंट, यहाँ पर इसका रेट ऑफ चेंज हमें शो करना है कि जिस पॉइंट तक टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हुआ है, ठीक उसी पॉइंट के नीचे हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन मैक्सिमम होगा, क्योंकि इसके बाद जब ये डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगा तो अब हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन घटने लगेगा। और ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है ग्राफ बनाते टाइम। अब यहाँ पर जब ये डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होगा, ठीक उसके नीचे हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन मतलब घटेगा, और जिस पॉइंट पर टीपी मैक्सिमम होगा ठीक उस पॉइंट के नीचे एमपी हमारा 0 हो जाएगा। और उसके बाद जब टीपी हमारा घटने लगता है तो एमपी उस पॉइंट से निगेटिव होना स्टार्ट हो जाता है। सीधी सी बात है, जब घटेगा तो मींस नेगेटिव वैल्यू मार्जिनल प्रोडक्शन में यहाँ पर आएगी। तीसरा आता है एवरेज प्रोडक्शन, जो कि मैंने कहा था धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन बढ़ने की रेट इसकी एमपी से कम होती है, इसलिए एमपी से ऊंचा ये नहीं जा सकता। और घटता है तो घटने का रेट भी इसका एमपी से धीरे होता है, इसलिए एमपी से कम भी ये नहीं हो सकता। तो पहले बढ़ेगा और एमपी से नीचे ही रहेगा, फिर कांस्टेंट होते हुए वापस ये घटने लगेगा, लेकिन कभी भी ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, क्योंकि ये 0 नहीं हो सकता।
अब जब हम स्टेजेस को डिफाइन करते हैं यहाँ पे, तो फर्स्ट स्टेज मैंने बताई थी जहाँ पर एपी और एमपी एक दूसरे को क्रॉस करते हैं या एक दूसरे के बराबर होते हैं, ये पॉइंट, यानी कि जहाँ पर OQ1 के बराबर लेबर को लगाया गया है वहाँ पर एमपी और एपी बराबर है, इसलिए यहाँ तक फर्स्ट स्टेज है जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। जिस पॉइंट पर टीपी मैक्सिमम है या एमपी ज़ीरो है उस पॉइंट तक सेकेंड स्टेज होती है, यानी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। और उसके बाद जो आगे का पार्ट है जहाँ पर कि टीपी हमारा अब घटने लगा है और एमपी है यहाँ पर नेगेटिव हो चुका है, ये होगी थर्ड स्टेज जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। और यहाँ पर कोई भी मैन्युफैक्चरर प्रोडक्शन को सेकंड स्टेज तक करना प्रेफर करता है। फर्स्ट स्टेज के वो सारे प्रॉफिट्स लेगा Q1 तक लेबर को बढ़ा के, और Q2 तक बढ़ाकर जो थोड़े कम प्रॉफिट्स हैं लेकिन क्योंकि प्रॉफिट्स हैं यहाँ तक वो इसको काम पर लगाएगा और प्रोडक्शन को करेगा। लेकिन Q2 के बाद लेबर की क्वांटिटी को वो बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं करेगा और Q2 तक ही वो प्रोडक्शन को कंटिन्यू रखेगा। इसके बाद कभी भी वो आगे यूनिट्स नहीं बढ़ाएगा लेबर की, और यही उसके लिए आइडियल कंडीशन होगी मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न करने के लिए भी शॉर्ट रन में। तो ये लॉ हमारा कंप्लीट हो जाता है। आगे एक वीडियो में हम इसकी इम्पॉर्टेंस और इसकी रेलेवेंस को भी स्टडी कर लेंगे। यहाँ पर ये लॉ हमारा कंप्लीट हो चुका है, और अगर आपको मेरा ये इनिशिएटिव अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।